The Hindu article, 17 June 2021. Record FDI inflows. Yes. Cause for celebration? No. क्या हमारे पास एफडीआई के इनफ्लोज रिकॉर्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं? मतलब रिकॉर्ड आया है, अच्छा रिकॉर्ड हुआ है? कहने का मतलब कि आज तक का ये रिकॉर्ड है कि एफडीआई इनफ्लोज जो आए हैं। जी हाँ। क्या हमें सेलिब्रेशन का कारण है ये? उल्लास का कारण है? नहीं। The inflows during 2021 have not been in sync with the government's priorities for economic recovery. 2021 के दौरान जो एफडीआई इनफ्लोज आए हैं वो गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जो प्राथमिकताएं हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहा है. In an otherwise gloomy economic scenario, one area of cheer for the government has been the numbers on inflows of foreign direct investment, जो वैसे तो एक दुख भरा आर्थिक सिनेरियो है. उसमें एक एरिया है जो खुश करने वाला है, वो है कि सरकार के लिए कि वो जो नंबर्स आए हैं इनफ्लोज के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के. In a recent press release, the Ministry of Commerce and Industry announced that India has attracted highest ever total FDI inflow of US 81.72 billion US dollars during the financial year 2021, and it is 10% higher as compared to the last financial year 2019-20. हाल की प्रेस रिलीज में जो वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालय है उसने ये घोषणा की है कि भारत ने आज तक का सबसे ऊंचा टोटल एफडीआई इनफ्लो आकर्षित किया है यूएस डॉलर 81.72 बिलियन के बराबर ड्यूरिंग इस फाइनेंशियल ईयर में और इस वित्तीय वर्ष में, और ये पिछले साल से 10% ज्यादा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट equity component of the inflows was over US 61.4 billion, a 19% increase over the US 51.7 billion received in 2019-20. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि ये जो एफडीआई इन्फ्लो आया है 81.72 बिलियन, इसका जो इक्विटी कंपोनेंट है यानी जो शेयर में लगा है पैसा, उसका जो पार्ट है इन्फ्लोज का, वो 61.4 बिलियन यूएस डॉलर्स है. यानी इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो शेयर में लगा है. और ये 61.4 बिलियन डॉलर जो है 19% बढ़त है पिछले साल के मुकाबले में जो शेयर में लगा था, जो कि 51.7 बिलियन डॉलर्स था, जो कि पिछले साल प्राप्त हुआ था इक्विटी कंपोनेंट जो था, यानी इक्विटी का जो भाग था उसका, इक्विटी यानी शेयर्स. The credit for this record level of inflows was given to FDI policy reforms, investment facilitation, and ease of doing business. इसका जो श्रेय है कि रिकॉर्ड लेवल पे इन्फ्लोज आए हैं तो इस बात पे दिया गया जो कि जो एफडीआई के नीति में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, या देश में जो निवेश को आसान बनाया गया है और बिजनेस को करने को जो आसान बनाया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड इन्फ्लो आया है, ऐसा शेयर दिया जा रहा है. Taken on their face value, these numbers are indeed creditable, especially given that global FDI inflows in 2020 had declined by 42% over the level in 2019, and inflows to developing countries had fallen by 12%. अगर हम सामने शक्ल पे देखें, सामने सामने से देखें, तो ये जो नंबर्स हैं ये वाकई क्रेडिट के लायक हैं, शेयर के लायक हैं. खासतौर पे अगर ये बात दी जाती है कि जो ग्लोबल एफडीआई इन्फ्लोज हैं 2020 में, वो पिछले साल के मुकाबले में यानी 2020 में जो कि गिर गए थे 42% 2019 के लेवल से. यानी 2019 के लेवल पे जो ग्लोबल एफडीआई इन्फ्लोज हमारे देश में आया था उसके मुकाबले में 2020 में 42% की गिरावट आ गई थी, और अब हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले 10% हम ऊपर चले गए हैं.
and the inflows to developing countries had fallen by 12%. और डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्फ्लोज आए थे वो 12% गिर गए थे। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि अ, विश्व स्तर पे अगर देखा जाए, वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए, तो अलग अलग देशों में कुल मिला के अगर देखा जाए, तो हर देश का अगर जोड़ा जाए, तो जो भी एफडीआई इन्फ्लोज हर देशों में आए थे उनमें जो है कमी आ गई थी 42% की 19 के लेवल से। और जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो देश हैं, जो विकासशील जो देश हैं, उनमें जो इन्फ्लोज आए थे उनको अगर देखा जाए तो वो पिछले 19 के मुकाबले में 20 में 12% की उनमें गिरावट आई थी। तो वैश्विक स्तर पे और बाकी देशों में भी गिरावट आ रही है, लेकिन हमारे देश में 10% की बढ़त हो गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये वाकई ये क्रेडिटेबल बात है। However, if we consider the disaggregated data on inflows into India, the reality of foreign investors' participation in the Indian economy seems a sharp contrast to what the ministry has presented. लेकिन अगर हम डेटा को तोड़ तोड़ के थोड़ा देखें, यानी उसके डेटा के अंदर जाके देखें, उसको इकट्ठा ना करके तो उसको स्प्रेड आउट करके देखें, उसको बिखरा के देखें, डिसएग्रीगेट करके देखें, तो रियलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की हमारी इकोनॉमी में जो है वो शार्प उसमें कॉन्ट्रास्ट है कि मिनिस्ट्री ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसके मुकाबले में जो रियलिटी है वो उस कॉन्ट्रास्ट होके आती है, नहीं कि विपरीत आती है। RBI data as a pointer. The RBI provides a useful disaggregation of the total inflows of foreign capital into India. RBI एक यूजफुल डेटा को दिखा के प्रस्तुत करता है कुल इन्फ्लोज का। This shows that net of repatriation disinvestment, FDI inflows had declined by 2.4% in 2021. ये दिखाता है कि जो पैसा वापस भेज दिया गया या जो डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, उस राशि को अगर हम माइनस कर दें तो हम देखते हैं कि हमारे जो एफडीआई इन्फ्लो हैं वो असल में नीचे गिर गए हैं 2.4% से 2020-21 में। यानी लोग बाहर ज्यादा निकाल के ले गए पैसा इसके बजाय जो अंदर लेके आए। दिस वाज ड्यू टू अ 47.2% increase in repatriation disinvestment, which had reached a record level of $27 billion. और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वापस ले जा रहे, रिपैट्रिएट करना, वापस ले आना या निवेश को खत्म कर देना, डिसइन्वेस्ट कर देना, इस पे जो है 47.2% की बढ़त आई थी और जो कि $27 बिलियन पे पहुंच गया था इस साल में। और इसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल एफडीआई इनफ्लो है वो नीचे गिर गया है 2.4% से, अगर नेट करके देखा जाए। The RBI reports yet another disquieting aspect of foreign capital inflow in 2021. A high increase in portfolio investment, fueled entirely by a 69-fold increase in the participation by foreign institutional investors, totaling $38 billion. RBI ने और भी एक डिस्क्वाइटिंग एस्पेक्ट, एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि हमको हमारी शांति भंग कर सकता है फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का, वो रखा है सामने। और वो ये है कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हो गई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी वही होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। और इसको फ्यूल किया है कुल मिला के जो 69 फोल्ड यानी 69 गुना जो बढ़त आई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की। और जो टोटल मिला के उन्होंने $38 बिलियन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है। This was the second highest level of FII's involvement in India after they invested $42 billion in 2014-15। 2014-15 में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, संस्थागत जो निवेशक थे फॉरेन कंट्रीज के, उन्होंने 2014-15 में $42 बिलियन इन्वेस्ट किया था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ही आता है शेयर मार्केट में। और इसके बाद ये सबसे ज़्यादा था। उसके बाद अब जो है 38 बिलियन इस साल में इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का
बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमारे देश में. Surely sustained sizable repatriation of the long-term FDI, together with a large increase in speculative capital, does not bode well for an economy looking to recover from an economic slump. निश्चित रूप से जो काफी अच्छे मात्रा में साइजेबल है, अच्छे मात्रा में जो लगातार बना हुआ है रिपैट्रिएशन है, जो वापस ले आना पैसे को, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो एफडीआई आता है, जो वापस ले जाया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसके साथ में जो स्पेकुलेटिव कैपिटल का ज़्यादा बढ़ जाना, यानी जो शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव कैपिटल आ रहा है. स्पेकुलेटिव कैपिटल ऐसा होता है जिसके पीछे रियल पैसा नहीं होता, वो केवल दिमागी रूप से सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है. जैसे कोई व्यक्ति सुबह खरीदता है शेयर और शाम को उनको बेच देता है, तो उसको कोई डिलीवरी नहीं देनी पड़ती है और ना ही उतने शेयर अपने पास रखने पड़ते हैं. तो ये स्पेकुलेटिव कैपिटल जो आ रहा है, जो एक तरह से सट्टा बाजारी जो हो रही है, उसमें जो बढ़त आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, और इसके साथ अगर हम देखें पैसा बाहर निकाल के ले आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा आसार नहीं है, जो कि इकोनॉमिक गिरावट से रिकवर करने की कोशिश कर रही है. Who the recipients are? Analysis of FDI inflows remains largely incomplete without referring to the largest recipients of FDI. FDI inflows का जो विश्लेषण है वो पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि हम ये ना देखें कि सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन से वो किसको मिला है, which is possible using the Department for Promotion of Industries and International Trade Database. और जो संभव हो जाता है अगर हम ये डिपार्टमेंट जो है हमारा प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड का, अगर हम उसका डेटाबेस को इस्तेमाल करें तो हम जान सकते हैं कि किसको कौन सबसे बड़ा रेसिपिएंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. करंटली डेटा फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2021 आर अवेलेबल. अभी पहले 3 क्वार्टर्स का डेटा उपलब्ध हुआ है, during which 86% of the equity inflows for the financial year were received. जो पहले 3 क्वार्टर्स में इक्विटी इन्फ्लोज में से 86% पैसा रिसीव हुआ है. इक्विटी इन्फ्लो जब आते हैं तो इक्विटी में शेयर में आते हैं, तो शेयर में जो इन्फ्लोज आते हैं उसमें से जो यहाँ भारत की कंपनी है उनके शेयर खरीदे जा सकते हैं बाहर के लोगों के द्वारा. एक तरह का वो अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि भारत के कंपनीज को उस तरह से पैसा मिल जाता है अगर उसके शेयर बाहर के लोग खरीदते हैं. This data shows that three Reliance Group companies, namely Jio Platforms, Reliance Retail Ventures, and Reliance BP Mobility, together received US 27.8 billion or 54.1% of the total equity inflows during the 3 quarters. और ये जो डेटा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री का, ये दिखाता है कि 3 रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं जिनका नाम है जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और रिलायंस बीबी मोबिलिटी. इन्होंने कुल मिला के $27.8 बिलियन रिसीव किया है, यानी कि जो कि 54% है, 54.1% ऑफ द टोटल इक्विटी. कुल मिला के जो इक्विटी इनफ्लो हमारे देश में आए हैं 3 क्वार्टर्स के दौरान, उसका ये 54% यानी कि आधा है, यानी आधा पैसा रिलायंस ग्रुप को इक्विटी के रूप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में मिला है. Other large recipients, though with far lower shares, were Schneider Electric India, Byju's, ArcelorMittal India, GMR Airports and Amazon Seller Services. दूसरे जो बड़े बड़े प्राप्तकर्ता हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, जिनका कि काफ़ी लो शेयर है रिलायंस के मुकाबले में, वो है स्नाइडर जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह बेचते हैं, बायजूस जो कि एजुकेशनल बिजनेस में है, आर्सलरमित्तल इंडिया स्टील, GMR Airports and Amazon Seller Services. More than US 20 billion of $20 billion of promoter shares in Jio platforms currently have been the largest wireless subscriber base in India, were sold to 14 foreign investors, including Facebook, Google, KKR and company Qualcomm, and number of financial investors and sovereign wealth funds. जो $20 बिलियन आया है यूएस का, US $20 बिलियन,
जो प्रमोटर के जो शेयर होते हैं, जियो प्लेटफॉर्म नामक रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है उसको जो मिला है, जिसके पास अभी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बड़ा वायरलेस सब्सक्राइबर का बेस है भारत में। तो इनके जो $20 बिलियन के जो शेयर हैं, ये बेचे गए हैं 14 फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिनमें फेसबुक, गूगल, केकेआर एंड कंपनी, क्वालकॉम जो कि चिप्स बनाता है, और बहुत सारे और दूसरे भी वित्तीय इन्वेस्टर हैं, और सॉवरन वेल्थ फंड, सॉवरन जो जिसके मालिक खुद देश होते हैं, उनके वेल्थ फंड्स हैं। Major part of the funds was a major part of the fund was meant to facilitate Reliance Industries to withdraw its investments already made in the form of optionally convertible preference shares. और इन फंड्स का जो एक बड़ा हिस्सा था वो इस मतलब से आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये मौका मिला है कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल फंड प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में उनको वो विड्रॉ कर ले, और उनको विड्रॉ करके वो शेयर्स जो है वो इन कंपनियों को उन्होंने बेच दिए। दिस देयरफॉर अमाउंटेड टू इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक तरह से इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को इनडायरेक्टली खरीद लिया गया। While the entire investment in Reliance Retail was by financial investors, जबकि जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स नामक जो कंपनी को पैसा मिला है निवेश, वो वित्तीय इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया है। Viewed in the context of Reliance Group's expansion through acquisitions, Future Group and Urban Platter, the end use of the inflows becomes obvious. तो अगर हम ये देखें कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में इसको देखें, रिलायंस ग्रुप ने अभी एक्सपेंशन किया है और उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा है और अर्बन प्लैटर को भी खरीद लिया है, ये एक्विजिशन उन्होंने किए हैं, तो ये बात साफ हो जाती है, ये जो इन्फ्लोज आए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के, उनका जो एंड यूज है वो काफ़ी ऑब्वियस हो जा रहा है। यानी कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, वित्तीय इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है रिलायंस रिटेल में, उस पैसे का इस्तेमाल फ्यूचर ग्रुप और अर्बन प्लैटर को खरीदने के लिए किया गया है। तो यहाँ से एक बात और, इससे एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि हो सकता है कि वो पैसा रिलायंस ग्रुप का खुद ही का ब्लैक मनी हो, जो अपने पैसे को वो दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के थ्रू इंडिया में ला के और उन्होंने ये फ्यूचर ग्रुप और अर्बन प्लैटर को खरीद लिया है। अगेन बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनटू रिलायंस बीपी मोबिलिटी वाज थ्रू द एक्विजिशन रूट। और रिलायंस बीपी मोबिलिटी के पास जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक्विजिशन रूट से आया है, यानी वो भी शेयर खरीद रहे हैं, यानी एक्वायर कर रहे हैं ओनरशिप। Facebook's entry in Geo platform offered two significant benefits to the foreign partner. One, to substantially expand its social media reach by piggybacking on Geo platforms, and two, giving Facebook a share in India's rapidly expanding e-commerce business through JioMart. फेसबुक की जो एंट्री हुई है जियो प्लेटफॉर्म में, इसने दो महत्वपूर्ण बेनिफिट ऑफर किए हैं फॉरेन पार्टनर को, यानी कि फेसबुक को। पहला कि वो अब सोशल मीडिया में जो उसकी पहुंच है वो काफ़ी बढ़ा सकता है जियो प्लेटफॉर्म पे सवार होके। और नंबर दो, फेसबुक को भारत के तेजी से एक्सपैंड करते हुए ई कॉमर्स बिजनेस में एक शेयर इसके थ्रू मिल रहा है, क्योंकि फेसबुक को वैसे अलाउड नहीं है कि वो डायरेक्टली इस ई कॉमर्स मार्केट में आ जाए, तो लेकिन एक रूट उसको मिल रहा है ई कॉमर्स मार्केट में प्रवेश करने का। और दूसरा, वो सोशल मीडिया में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है क्योंकि उससे फेसबुक को फायदा होता है। Following the Facebook deal, Reliance announced its partnership with Google for building an Android operating system by selling 7.7% in Geo platforms. इस फेसबुक डील के बाद रिलायंस ने एक गूगल के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है कि वो एक एंड्रॉयड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा गूगल, और इस पार्टनरशिप में गूगल के साथ ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। और इस डील में 7.7% जियो प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने गूगल को बेचा। तो एक तरह से रिलायंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में भी गूगल
के साथ आ रहा है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में उसकी फंडिंग बुक कर रहा है। और साथ साथ उसके इवज में गूगल जो है 7.7% जियो प्लेटफॉर्म में शेयर खरीद रहा है। Facebook's shareholding was pegged at 9.9%, possibly because the IMF and also the RBI stipulates that if a foreign investor holds 10% or more of the voting shares in a company, the investor exercises a significant degree of influence on its management. फेसबुक की जो शेयर होल्डिंग है वो 9.9% पे ही उस पर टांग दिया गया था, यानी उसको 10% से ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। शायद इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने और आरबीआई ने ये कंडीशन लगा दी, स्टिपुलेट कर दिया, मतलब उन्होंने बाय रूल कंडीशन लगा दी है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अगर वो 10% से ज़्यादा वोटिंग शेयर किसी भी कंपनी में होल्ड करेगा, तो वो जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस उसके मैनेजमेंट पे एक्सरसाइज करेगा। Interestingly, Jio Platforms remains Indian controlled, even though two major American companies now own nearly 18% of its shares. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि दो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज यानी गूगल और फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर को ओन कर रहे हैं, कुल मिला के 18% का जो शेयर होल्डिंग है वो इन दो कंपनीज के पास है, उसके बावजूद जियो प्लेटफॉर्म्स इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि कंट्रोल इंडिया में है और उसमें निवेश बाहर से आ रहा है। एक्विजिशंस लाई बिहाइंड अदर मेजर इनफ्लोज एज वेल। बाकी जो इनफ्लोज आ रहे हैं देश में उसके पीछे भी एक्विजिशन है, यानी कि कोई खरीद रहा है भारतीय कंपनी को या उसके एक पार्ट को। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स एक्विजिशन ऑफ एल&टी इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन बिजनेस। स्नाइडर इलेक्ट्रिकल ने एल&टी का इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन बिजनेस एक्वायर कर लिया है। आल्सर मित्तल ने एसआर स्टील एक्वायर कर लिया है और बायजूस ने भी जो है बहुत सारी कंपनीज एक्वायर कर ली हैं, जिसमें कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज भी शामिल है, यानी आकाश को बायजूस ने खरीद लिया। जीएमआर की जो डील है विद ग्रुप एडीपी ऑफ फ्रांस paved the way for a foreign government controlled company to have a say in India's aviation infrastructure. जो जीएमआर ने ग्रुप एडीपी ऑफ फ्रांस से डील की है उसने रास्ता साफ कर दिया है कि एक फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड कंपनी यानी कि जो ग्रुप एडीपी है उसका कंट्रोल फ्रांस की गवर्नमेंट के पास है। तो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड कंपनी अपना हक जमा देगी भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट्स बना रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस की सरकार यहाँ के एयरपोर्ट बना रही है, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है, जब उन्होंने जीएमआर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। It may be pointed out that RBI's data on acquisition-related inflows grossly underestimate the extent to which the foreign investors have taken over existing business. और ये बात पॉइंट आउट की जा सकती है कि आरबीआई का जो डेटा है एक्विजिशन रिलेटेड इन्फ्लोज के विषय में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कम अनुमान लगा पा रहा है कि किस हद तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। ये आरबीआई डेटा से क्लियर नहीं होता है कि हमें मिनिस्ट्री के डेटा में जाना पड़ता है इसको देखने के लिए। Skewed distribution, टेढ़ा मेढ़ा distribution. Perhaps alluding to these large cases of inflows, the RBI commented in its annual report thus: even though FDI inflows were stronger in 2021, their distribution was highly skewed. शायद इस बात को रेफर करते हुए, इस बात की चर्चा करते हुए कि ये जो बड़े बड़े केस हैं इनफ्लोज के, आरबीआई ने एक टिप्पणी की है अपने एनुअल रिपोर्ट में इस प्रकार से, और उन्होंने ये कहा है कि हालांकि एफडीआई इनफ्लोज जो थे वो 2021 में और ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। यानी कुछ ही बड़े बड़े लोग जो हैं इस आरबीआई कुछ ही बड़े बड़े लोग इस निवेश को ले जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को ये निवेश नहीं मिल रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी से रिलायंस ग्रुप को मिल गया है या जीएमआर को मिल गया है, उस तरह से इनको ये निवेश मिल रहा है। The coefficient of variation of FDI flows was larger during the pandemic period, implying concentration in distribution. और ये जो वेरिएशन हुआ था एफडीआई इनफ्लोज का
इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, यानी कि जो सूचकांक है जिसके वजह से जिससे ये वेरिएशन हम देख सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन साइज के ऊपर आधारित जो एफडीआई इनफ्लोज है, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है पेंडेमिक पीरियड में जो और भी ज़्यादा था। यानी पेंडेमिक पीरियड में ऐसा हुआ है कि कुछ जो हमारी कंपनी है बड़ी-बड़ी, उनको ज़्यादा पैसा मिल गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है कुछ ही कंपनीज के पास, खास तौर पे पेंडेमिक पीरियड में, क्योंकि पेंडेमिक पीरियड में छोटी कंपनीज को कम एफडीआई मिल रहा है। The lower incidence of transactions points to the underlying weakness in FDI inflows during the year. और ट्रांजैक्शंस का जो कम छोटा इंसिडेंस है और भी कम इंसिडेंस है, यानी कि जो उसका जो रुझान है, जो डायरेक्शन है, वो ये पॉइंट करता है कि एफडीआई इनफ्लोज में एक नीचे से देखा जाए अंडरलाइंग, यानी नीचे धरातल पे उसके एक कमजोरी है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान। Without the top five FDI deals, FDI inflows during 2021 would have declined by about a third of their level a year ago. अगर ये टॉप 5 एफडीआई डील्स नहीं होती जिनको ऊपर मेंशन किया गया है, तो एफडीआई इनफ्लोज जो 2021 में आए हैं, वो एक तिहाई से नीचे गिर जाते पिछले साल के मुकाबले में। The RBI is entirely correct in its observation that without the large inflows mentioned above, there is a serious question mark over FDI inflows. आरबीआई पूरी तरह से सही है अपने इस विचार को व्यक्त करने में, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है कि बिना ये जो बड़े बड़े इन्फ्लोज आए इनके ना होते हुए तो हमारे एफडीआई इन्फ्लोज पे एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। In the absence of large inflows, FDI equity inflows suffered a precipitous fall in Q4 of 2021. बड़े बड़े इन्फ्लोज को के ना मौजूदगी में हमारे जो एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज हैं, उनमें एक जबरदस्त गिरावट आ गई। प्रेसिपिटस मतलब जब बहुत तब जबरदस्त तरीके से कोई चीज गिरती है तो उसको प्रेसिपिटस कहते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन मतलब जब बारिश तेज गिरती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो एक प्रेसिपिटस फॉल हो गया है हमारे Q4 में 2021, जो कि सेकेंड लोवेस्ट इनफ्लो है Q4 में सिंस 2014-15। 2014-15 से आज तक देखा जाए तो दूसरा सबसे कम इनफ्लो आया है हमारे देश में, अगर हम लार्ज इनफ्लोज को नजरअंदाज कर दें तो। Although the RBI has expressed its optimism that going forward, the pipeline of FDI for 21-22 could be supported by the thrust given to PLI and domestic growth prospects. The nature of the bulk of the investments, which involved a mere transfer of shares without creating productive assets in the country, perhaps belies the expectation that FDI can contribute to the revival of the economy. देखिए, अगर कोई भारत की कंपनी का शेयर खरीदती है, तो वो केवल एक्वायर कर रही है भारत की कंपनी को, और वो भारत की कंपनी में इस बात का कोई निवेश नहीं कर रही है कि यहाँ पर वो सचमुच का कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई फैक्ट्री खुद की लगाए या कोई मशीनरी लगाए, कोई प्लांट लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए। इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो हालांकि ऑल्दो आरबीआई ने अपनी सकारात्मक सोच को व्यक्त किया है कि अगर हम आगे जाके देखें तो जो पाइपलाइन है एफडीआई की 21-22 की, तो ये इसको सपोर्ट किया जा सकता है अगर हम एक थ्रस्ट दें, एक फोर्स डालें पीएलआई पे और डोमेस्टिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स पे। तो हमारे देश में जो डोमेस्टिक ग्रोथ है और उस पर हम अगर जोर दें, तब हम जो है हमारे एफडीआई का जो पाइपलाइन है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन जो बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है, उसका जो नेचर है, जो उसमें केवल महज शेयर्स का जो ट्रांसफर हो रहा है बिना कोई प्रोडक्टिव एसेट को क्रिएट किए हुए हमारे देश में, शायद ये इस अपेक्षा को गलत साबित करता है कि एफडीआई हमारी इकोनॉमी के को फिर से पुनर्जीवित करने में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान करेगा। This view is reinforced by the fact that, contrary to the government's expectations of a larger magnitude of inflows into the manufacturing sector, this sector received just 17% of the total inflows during 2021. और ये जो विचार है ये और भी मजबूत हो जाता है इस तथ्य के सामने, इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार की अपेक्षा के विरुद्ध
कि सरकार की जो अपेक्षा थी उसके विरुद्ध, कि सरकार की अपेक्षा जो थी कि बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में यानी मात्रा में इन्फ्लोज आएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इस सेक्टर ने केवल 17.4% कुल मिला के इन्फ्लोज रिसीव किए हैं ड्यूरिंग 2021। तो जैसे हमारे 3 सेक्टर्स हैं, तो उनमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना इनपुट मिला है। सर्विसेज सेक्टर एक और सेक्टर है। टू द सर्विसेज सेक्टर, द सर्विसेज सेक्टर अट्रैक्टेड, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ये हमारे 3 अगर सेक्टर देखा जाए तो जो इन्फ्लो आए उसमें केवल 17.4% इन्फ्लो आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। The service sector attracted nearly 80% of total inflows, with information technology enabled services being the largest component, accounting for over 47% of the inflows, thanks to the RBI's classification of geo platforms as other information technology and computer service activities. सर्विस सेक्टर ने 80% कुल इनफ्लो का अट्रैक्ट किया है। 17.4% ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इनफ्लोज जहाँ पे आए हैं, जो कि 47% इनफ्लोज को जो अकाउंट फॉर कर रहा है। क्योंकि आरबीआई ने, अगर हम आरबीआई को धन्यवाद देना चाहिए कि आरबीआई ने इस तरह से वर्गीकरण किया है कि जियो प्लेटफॉर्म को उन्होंने अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटीज के अंतर्गत क्लासिफाई कर दिया है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड वर द अदर प्रोमिनेंट वंस, और इनके आईटीईएस के अलावा होलसेल और रिटेल ट्रेड दूसरे मुख्य प्राप्तकर्ता थे एफडीआई के सर्विसेज सेक्टर में। According to the RBI, non-acquisition related inflows into the manufacturing sector were the lowest in 2021, even in absolute terms. आरबीआई के अनुसार जो अक्वायर करने वाले इन्फ्लोज नहीं होते, नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इन्फ्लोज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, वो 2021 में सबसे कम रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में यानी नंबर्स के टर्म्स में भी देखें, पिछले 5 साल में सबसे कम इन्फ्लो आया है। They were US 6.7 billion in 2021 as compared to US 12 billion in 2016. तो ये नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इन्फ्लोज जो आए थे, जिसमें कि कोई शेयर नहीं खरीद रहा, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो केवल 2021 में आया था, $6.7 बिलियन पे आया था। और जबकि 16-17 में ये इसका करीब करीब डबल था, जो कि $12 बिलियन आया था। और पिछले साल भी 8.2 बिलियन आया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में भी अभी लोग कम पे हैं, 8.3%। Quick calculations based on the RBI data, which are gross underestimates, show that 34.9% of the reported inflows into the manufacturing sector were acquisition related. अगर हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आरबीआई डेटा के आधार पर करते हैं, जबकि आरबीआई डेटा खुद ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कम अनुमान दिखाता है, तो ये दिखाता है कि 34.9% जो है कुल मिला के जो रिपोर्टेड इन्फ्लोज हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एक्विजिशन रिलेटेड था। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 17.4% आया है, उसमें भी उसका केवल 34.9% एक्विजिशन रिलेटेड था। तो उसके अलावा जो हम समझ सकते हैं करीब 65.1% जो था वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहा होगा। सो दैट मस्ट बी अराउंड जस्ट अबाउट 10% ऑफ द टोटल इनफ्लोज ड्यूरिंग 2021। इनफैक्ट जो एक्चुअल फिगर है वो $6.7 बिलियन की है, जो नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इनफ्लोज की into the manufacturing sector. Clearly, FDI inflows have not been in sync with the government's priorities for the post-COVID-19 economic recovery. The Atmanirbhar Bharat Abhiyan, anchored on the revival of the manufacturing sector through performance-linked incentive scheme. साफ तौर पे जो एफडीआई इन्फ्लोज आ रहे हैं, ये मेल नहीं करते हैं सरकार की प्राथमिकता के साथ कि ये पोस्ट कोविड-19 में हम आर्थिक रूप से रिकवर करेंगे, क्योंकि सरकार की जो प्रायोरिटीज है वो आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर है, जो कि टिका हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल पे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा। या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम उनके परफॉर्मेंस के
से लिंक करके हम इंसेंटिव देंगे, उनको एनकरेजमेंट देंगे, उनको इंसेंटिव एक तरह से फाइनेंशियल एनकरेजमेंट, वित्तीय एनकरेजमेंट होगा कि उनको दिया जाएगा, और इसको पीएलआई भी कहा जाता है। तो उसके द्वारा, और आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है, वो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए टारगेट किया जा रहा है। When this is the situation, record levels of FDI inflows during 2021 cannot be a cause for celebration. जब ये स्थिति है भारत में कि जो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रायोरिटी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करेंगे, लेकिन एफडीआई इनफ्लो तो आ ही नहीं रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस हद तक की जैसा आना चाहिए, बल्कि गिरावट आ रही है उसमें, तो ये कोई उल्लास करने का कारण नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल लिखा गया श्री विश्वजीत धर के द्वारा, जो कि प्रोफेसर है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के, जेएनयू के, और ये विचार उन्हीं के विचार हैं। और ये जो वीडियो है केवल एक इंग्लिश के ट्रांसलेशन के हिसाब से बनाया गया है और किसी विचार को पढ़ के समझने के लिए बनाया गया है। The Hindu editorial, Terrorizing Dissent, 17 June 2021. SC bail orders are an indictment of attempt to portray Delhi protests as terrorist acts. डिसेंट को टेरराइज करना, यानी यदि देश में विपरीत विचार व्यक्त किए जाते हैं, हम एक टेररिस्ट के भांति उनको ऊपर अटैक करेंगे, उनको टेरराइज कर देंगे, जिससे डिसेंट होना कि विपरीत बातें लोग कह नहीं पाए। ये हेडिंग है इस एडिटोरियल का। एचसी ने, हाई कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर दिया है, वो इस बात को इंडिक्ट करता है मतलब कि उसको खारिज करता है और गलत बताता है कि जो कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के प्रोटेस्ट को इस तरह से दिखाया जाए कि वो टेररिस्ट अटैक हैं, टेररिस्ट एक्ट हैं। Caught between a statutory bar on grant of regular bail and a judicial embargo on any close examination of available evidence at the bail stage, those arrested under the country's main anti-terror law have been languishing in jails without trial for extended periods. स्टैट्यूटरी यानी लॉ के द्वारा जो रोक लगाई गई है रेगुलर बेल ग्रांट करने की, और एक जुडिशरी के द्वारा जो रोक लगाई, एम्बार्गो करना मतलब किसी चीज को रोक देना, कि जुडिशियल एम्बार्गो ऑन एनी क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंस एट द बेल स्टेज, कि बेल के स्टेज में जो उपलब्ध एविडेंस है उसका कोई भी क्लोज एग्जामिनेशन, क्लोज परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। एक जो जुडिशियल एम्बार्गो है, एक तरफ वो एम्बार्गो है और दूसरी तरफ एक स्टैट्यूटरी बार है कि रेगुलर बेल के ग्रांट करने के ऊपर। तो जो लोग अरेस्ट हुए हैं देश के मुख्य एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत, वो लैंग्वेज कर रहे हैं, यानी कि वो पड़े हुए हैं, झेल रहे हैं जेलों में बिना किसी मुकदमे के, काफी लंबे पीरियड तक, एक्सटेंडेड पीरियड, खींचे हुए पीरियड तक वो वहां पड़े हुए हैं, क्योंकि वो पकड़े गए हैं। एक तरफ तो स्टैट्यूटरी बार है कि रेगुलर बेल ना दिया जाए, यानी लॉ बनी हुई है इसके बारे में, तो एंटी टेरर लॉ में ही लिखा हुआ है कि रेगुलर बेल नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो है कोर्ट्स भी जो है रोक लगा के बैठे हैं कि भाई कोई बेल्स के स्टेज में आपको एविडेंस को, उपलब्ध एविडेंस का क्लोज एग्जामिनेशन नहीं करना। तो मान लीजिए कि अवेलेबल एविडेंस को देखना ही नहीं है, तो अगर कोई एविडेंस है नहीं किसी के खिलाफ, वो भी जेल में पड़ा रहेगा, उसकी भी बेल नहीं होगी। The Delhi High Court orders granting bail to 3 students activists jailed for over a year for their alleged role in February 2020 riots in Delhi represents a clear-headed effort to get around such impediments. तो ऐसे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जिसमें उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, जो सक्रिय करता है, जो कि 1 साल से जेल में थे। उनके ऊपर जो एलिगेशन था, इल्जाम था, एलिजेड रोल उनका जो था कि
फरवरी के 2020 के राइट्स में उनका जो रोल था उसके लिए, जो उनके ऊपर एलिगेशन था उसके लिए वो जेल में थे, दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, उनको जो बेल दे देना एक क्लियर हेडेड एफर्ट रिप्रेजेंट करता है, का प्रतिनिधित्व करता है कि ये जो रुकावटें हैं इनसे बच के हम सही जस्टिस कर सकते हैं। इम्पेडिमेंट जो रुकावटें अड़चने, साउंड इन लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, द जजमेंट्स ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ Mridul and Justice Anup Jayaram Bhambani have made a salient distinction between those accused of offences against the country's integrity and security on the one hand, and protesters or dissenters roped in unjustifiably under the rubric of terrorism on the other. लीगल रीजनिंग और लीगल इंटरप्रिटेशन में से बंधे हुए, मतलब ये जो जजमेंट आया है इसमें प्रॉपर लीगल रीजनिंग दी गई है, प्रॉपर लीगल इंटरप्रिटेशन दिया गया है। इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग निकाला गया है। तो ये जो जजमेंट्स हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम बंबनी के, कई बार हम शब्द यूज करते हैं काउच्ड इन लीगल रीजनिंग, तो उसकी यहाँ पे शब्द यूज किया गया साउंड इन लीगल रीजनिंग। इन्होंने एक मुख्य डिस्टिंक्शन किया है, फर्क किया है उन लोगों के बीच में जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं ऐसे ऑफेंसेस के जो भारत की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को के ऊपर असर करता है, और दूसरी ओर उन प्रोटेस्टर्स और डिसेंटर्स के बीच में जो कि घसीट लिए जाते हैं बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना जायज कारण के, टेररिज्म अ, की चादर के अंदर उनको घसीट लिया जाता है किसी भी कारण की वजह से। तो इस कोर्ट ने दो तरह के फर्क किया है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को हर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो कि केवल प्रोटेस्टर हैं और अपनी विपरीत बात कह रहे हैं, डिसेंटर है, जो एग्री नहीं करते, किसी बात से उसके खिलाफ बोलते हैं। The Unlawful Activities Prevention Act has been invoked by the Delhi police against activists and others who were among those organizing the protests against the Citizenship Amendment Act on the claim that they had also fomented the riots. ये जो एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसका आह्वान किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा उन एक्टिविस्ट के खिलाफ, उन सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ जो उन लोगों में से थे जो कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, जो विरोध ऑर्गेनाइज कर रहे थे, संगठित कर रहे थे, और इस दावे के साथ ये इन्वोक किया गया है एक्ट कि उन्होंने राइट्स को भड़काया था। Under Section 43D(5), there is a legal bar on granting bail if the court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that the accusation against those held is prima facie true. यदि कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स है ये विश्वास करने के, रीजनेबल कारण है ये विश्वास करने के, ये ऐसा ओपिनियन कोर्ट का अगर है कि रीजनेबल कारण है विश्वास करने के कि उस एक्विजिशन को जो उनके खिलाफ लगाया गया लोगों को, तो फिर वो रेगुलर बेल नहीं दे सकते कोर्ट। इस तरह की बात सेक्शन 43D(5) में लिखी गई है। एडिंग टू दिस ऑनरस, प्राइमा फेसाई का मतलब प्रथम दृष्टया भी सच है, अगर उनको ऐसा ओपिनियन है उनका कि सामने सामने देख के ही, मतलब बहुत डीपर एग्जामिनेशन के बिना सामने सामने देख के ऐसा उनको ओपिनियन बन रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड हो सकते हैं मानने के कि जो भी एक्विजिशन लगाया जा रहा है तो बेल नहीं दे रहा है। Adding to this onerous burden on the accused to demonstrate to the court that the accusation is untrue is a 2019 Supreme Court judgment that bars a detailed analysis of the evidence at the bail stage and rules that bail can be denied on the broader probabilities of the case. और उसके ऊपर एक भारी बर्डन, एक भारी बोझ जो है अक्यूज पे आ गया है कि वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करे कोर्ट को कि जो एक्विजिशन उसके खिलाफ लगाई जा रही है वो सही नहीं है। और ये जो बर्डन आया है ये 2019 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा आया है,
जो कि रोक लगाती है कि एक डिटेल्ड विश्लेषण एविडेंस का बेल की स्टेज में नहीं किया जाएगा। और वो ये ऑर्डर करा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने रूल किया है कि बेल डिनाई नहीं किया जा सकता। बेल बेल डिनाई बेल को मना किया जा सकता है मोटे मोटे संभावनाओं के ऊपर केस के। The High Court has ruled that the bail court can look at the available evidence to satisfy itself about the prima facie truth of the case. हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो बेल का कोर्ट है वो ये देख सकता है कि अवेलेबल एविडेंस को देख सकता है, इस बात के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि प्राइमा फेसाई ट्रुथ, प्रथम दृष्टया ट्रुथ है कि नहीं। सेक्शन में कहा है कि प्रथम दृष्टया देखना है, तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया तो देखेंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता हम अवेलेबल एविडेंस को देखें ही ना। In other words, there is no statutory invincibility to the prosecution case merely because the UAPA has been invoked. और दूसरे शब्दों में कोई लॉ की तरफ से कोई इनविंसिबिलिटी नहीं है, यानी कि प्रोसिक्यूशन के केस को हराया नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। प्रोसिक्यूशन का केस डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये स्टैट्यूटरी रूप से लॉ के अंतर्गत ये बात नहीं है। मेरली केवल महज इसलिए क्योंकि यूएपीए का आह्वान कर दिया गया है, तो ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन केस डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवल एंड देवांगना कलिता was specifically or particularly arrested of any terrorist act, funding of a terrorist act, or an act amounting to a conspiracy to commit a terrorist act or something preparatory to it. ये पाया गया, इट हैज बीन फाउंड, कि इन तीनों लोगों में से एक भी ऐसा नहीं था जिनको खास तौर पे जिन पे ये स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो कि उन्होंने कोई भी टेररिस्ट एक्ट किया है या उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्ट की फंडिंग की है या कोई ऐसा एक्शन किया है जो कि कॉन्स्पिरेसी बन जाती हो टेररिस्ट एक्ट को करने की या उसके तैयारी में किया गया हो। इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम इन तीनों लोगों पे नहीं लगा है जिनको बेल दिया गया। Once the UAPA charges were not seen to be true, it was open to the court to admit them to regular bail until conclusion of the trial. और एक बार ये यूएपीए के चार्जेस या इल्ज़ाम जो है ये सच नहीं देखे गए, मतलब प्रथम दृष्टया वो सच नहीं पाए गए, तो कोर्ट के लिए बात ओपन थी कि वो उनको रेगुलर बेल में एडमिट कर ले जब तक कि ट्रायल कंक्लूड ना हो। Further, with 740 witnesses cited, there is no scope for early conclusion of the trial. और भी चूंकि 740 विटनेसेस का एग्जाम्पल दिया गया है, उनको मेंशन किया गया है, तो कोई भी रास्ता, कोई स्कोप नहीं है, कोई क्षेत्र का एरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिस तरह से ये जो ट्रायल जो है जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, यानी ट्रायल में टाइम लगेगा। राइट्स आर मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक ऑर्डर एंड नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो राइट्स होते हैं, छोटी मोटे जो सड़क पे जो लोग राइटिंग करते हैं, वो पब्लिक ऑर्डर से मतलब रखते हैं और उनका मतलब देश की सिक्योरिटी को हर्ट नहीं करते। The court's observation that the state, in its anxiety to suppress dissent, has blurred the line between the constitutionally granted right to protest and terrorist activity is a stern indictment of the establishment. कोर्ट ने जो अपने विचार रखे हैं कि जो राज्य है या गवर्नमेंट जो है अपने इस बेचैनी में कि डिसेंट को कैसे सप्रेस किया जाए, उन्होंने उस लाइन को धूमिल कर दिया है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी राइट है प्रोटेस्ट करने का और दूसरी तरफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, उनके बीच की जो रेखा है धूमिल कर दी है गवर्नमेंट ने। ये बात, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और इंडिक्टमेंट है, सरकार को गलत कहा गया है एस्टैब्लिशमेंट ने, जो भी सरकार राज्य में चला रही है उसके खिलाफ। The Delhi police has gone to the Supreme Court on appeal against the verdict. दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है अपील में इस ऑर्डर के खिलाफ, पॉसिबली इन द फियर दैट द रूलिंग में फॉइल इट्स डिजाइन टू पेंट प्रोटेस्टर्स एज टेररिस्ट। और शायद वो इसलिए गई है क्योंकि इस डर से कि शायद ये जो रूलिंग आई है ये उनके डिजाइन को झूठा साबित कर को उनका जो डिजाइन है, उनका जो प्लान है कि वो प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट दिखा देंगे, पेंट कर देंगे, टेररिस्ट के की तरह से पेंट कर देंगे,
उनके इस प्लान को वो विफल कर देगा, ये रूलिंग जो है। If the High Court's approach to grant of bail is upheld, it would help secure the liberty of other dissenters held under the UAPA elsewhere without sufficient basis. अगर हाई कोर्ट की जो अप्रोच है बेल देने की, ये अपहेल कर दी जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको कंफर्म कर देता है, तो इस बात से मदद मिलेगी कि जो दूसरे डिसेंटर्स हैं, डिसेंटर मतलब जो एग्री नहीं करते हैं सरकार के नियमों से या किसी बात से, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एग्री नहीं करते हैं, तो उनको उनको पकड़ के रखा गया है इस एक्ट के तहत, यूएपीए के तहत, एल्सवेयर यानी उसी देश में दूसरी जगह पे इनको जेल में बंद कर रखा गया है। उनको भी फ्रीडम या लिबर्टी प्राप्त करने में, अपनी लिबर्टी सिक्योर करने में जो कि फ़ायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगी, जो कि बिना पर्याप्त आधार के उनको अंदर पकड़ के जेल में बंद करके रखा गया है, उनको छूटने में फ़ायदा मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। Next editorial is closure and compensation. Legal steps must go hand in hand with diplomacy to avoid Enrica Alexi repeat. कैसे कोई मामला क्लोज हो और कैसे हम भरपाई करें, लीगल स्टेप्स को डिप्लोमेसी के साथ साथ चलना पड़ेगा, जिससे कि एनरिका लेक्सी जैसा जो घटना है वो रिपीट ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके। 9 years after two Italian Marines shot dead two fishermen off the Kerala coast under the belief that they were pirates, the criminal proceedings against them are said to be formally closed. दो इटालियन मरीन्स को जब शूट करके मार दिया गया था, दो इटालियन मरीन्स के द्वारा, मरीन्स वो फोर्स होती है किसी देश की जो कि सी में ऑपरेट करती है, ओवर सी, जो उनका जो नेवी की फ्लीट होता है उसके सोल्जर्स होते हैं वो। तो दो इटालियन मरीन्स ने दो मछुआरों को केरला कोस्ट के बाहर मार दिया था 9 साल पहले, इस विश्वास में कि वो पायरेट्स हैं, यानी वो दरिया के डाकू हैं, तो इस आधार पर मार दिया था। तो क्रिमिनल, उनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उन इटालियन मरीन्स के खिलाफ, वो अपसेट है कि वो एक औपचारिक रूप से बंद कर दी जाएगी, फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल ट्रायल अगेंस्ट देम बी स्टॉप्ड आफ्टर इटली डिपॉजिटेड कॉम्पनसेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल है उनके खिलाफ रोक दिया जाए, जब इटली ने 10 करोड़ रुपया भरपाई का डिपॉजिट कर दिया है। The Permanent Court of Arbitration, a tribunal under the United Nations Convention on the Law of the Sea, had last year ruled that even though India and Italy had concurrent jurisdiction to try the case, the Marines Salvatore Girone and Massimiliano Letore enjoyed immunity from Indian jurisdiction as they were acting on behalf of the state. जो परमानेंट कोर्ट था आर्बिट्रेशन का, जो कि एक ट्राइब्यूनल है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के तहत जो लॉ ऑफ द सी पे बनाया गया ट्राइब्यूनल है, उसने पिछले साल ये ऑर्डर किया था, ये रूलिंग दी थी कि भले ही भारत और इटली के पास एक साथ ही जुरिस्डिक्शन है कि वो इस केस का मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन ये जो मरीन्स हैं इनको ये इम्यूनिटी एंजॉय कर रहे थे इंडियन जुरिस्डिक्शन से, क्योंकि वो अपने देश के तरफ से काम कर रहे थे, यानी वो देश की ड्यूटी में थे अपने, तो इसलिए उनको इम्यूनिटी है और उनको ट्राई जो है उनका देश ही करे, तो वही उनका ही देश उनको ट्राई कर सकता है, उन पे मुकदमा चला सकता है। The UN tribunal had also ruled that the Indian fishing boat Saint Anthony and the victims were entitled to compensation, as Enrica Alexi, the Italian vessel, had violated the boat's right of navigation under the law of the sea. यूएन ट्राइब्यूनल ने अपने रूलिंग में ये भी कहा था कि भारत की जो फिशिंग बोट थी सेंट एंटनी और जो उसके शिकार हैं, वो उनको हक है भरपाई प्राप्त करने का, क्योंकि एनरिका अलेक्सी जो कि इटालियन शिप था जिसने कि बोट के राइट ऑफ नेविगेशन को लॉ ऑफ द सी में वायलेट किया था, उसका उल्लंघन किया था, तो इसलिए वो कॉम्पेंसेशन का
हकदार था, फिश जो इंडियन फिशिंग बोट है. द टू मरीन्स वर लाइकली टू फेस ट्रायल्स इन इटली. इन दो मरीन्स को के लिए ये संभावना है कि वो ट्रायल को फेस करेंगे इटली में. But as far as India is concerned, the monetary compensation may have to be treated as the only available form of closure for the moment. लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत का सवाल है, तो जो पैसे में भरपाई कर दी गई है 10 करोड़ की, उसको शायद ये मानना पड़ेगा कि वो उपलब्ध क्लोजर है इस क्षण पे, इस मामले का. Given the legal tangles over jurisdiction, the lawfulness of their arrest, and the location of their trial, as well as the provisions of law under which they should be tried, legal accountability through a criminal trial had been rendered extremely difficult. लीगल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, टैंगल्स को देखते हुए, जो उलझनों को देखते हुए, जो जूरिस्डिक्शन के विषय में थी और उनका अरेस्ट लॉफुल है कि नहीं है, इस विषय पे जो उलझनें थी, और ट्रायल कहाँ पे होना चाहिए, इस विषय में जो भी उलझनें थी, और कौन से वो प्रावधान है लॉ के जिसके तहत उनका मुकदमा चलेगा, इसमें जो उलझनें थी, और क्रिमिनल ट्रायल के माध्यम से किस तरह से लीगल अकाउंटेबिलिटी, लीगल जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है, ये बात भी बहुत ही मुश्किल हो गई थी. इन उलझनों के चलते जो लीगल अकाउंटेबिलिटी क्रिमिनल ट्रायल के माध्यम से बहुत ही मुश्किल हो गई थी, रेंडर्ड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मुश्किल कर दी गई थी. द लीगल हायर्स ऑफ द टू विक्टिम्स आर लाइकली टू गेट 4 करोड़ ईच. दोनों विक्टिम्स के जो लीगल हायर्स हैं उनको 4 करोड़ रुपया, दोनों विक्टिम्स के लिए 4-4 करोड़ रुपया मिलना तय है, संभावना है. एंड द ओनर ऑफ द फिशिंग वेसल 2 करोड़, और फिशिंग वेसल का जो ओनर है उनको 2 करोड़ मिलने की संभावना है. यानी कुल मिला के जो कॉम्पनसेशन है, उन्होंने 10 करोड़ जमा किया है, तो 4 + 4 8 और 2 10 करोड़ इस तरह से मिलने की संभावना है. इन हाइंडसाइट, अगर हम पीछे की दृष्टि देखें, यानी पास्ट में देखें, तो the diplomatic turbulence the incident set off in the early days, the nationalist passions the killing raised, and much of the delay in resolving the issue would all have been avoided. अगर हम पीछे की ओर देखें तो जो भी डिप्लोमेटिक उथल पुथल इस इंसिडेंट ने सेट ऑफ कर दी थी शुरू के दिनों में, और जो राष्ट्रीयता के जो उन्माद उठा था जब इस किलिंग्स के बाद, इन किलिंग ने जो राष्ट्रीयता का उन्माद उठाया था, और बहुत सा जो डिले हो गया इस मामले को रिजॉल्व करने में, ये सब अवॉइड किया जा सकता था. ये अब हम सोचते हैं जब हम पीछे की तरफ देखते हैं. A possible way out was to have agreed to Italy's offer of compensation and a trial in its own jurisdiction, the very thing that came out of the UN tribunal's ruling. एक संभव रास्ता हो सकता था बाहर निकलने का कि हम इटली का जो ऑफर था कॉम्पनसेशन का अपने जुरिस्डिक्शन में ट्रायल करने का, उससे हम एग्री कर लेते, और जो चीज़ ही आई यूएन ट्राइब्यूनल की रूलिंग में वही चीज़ आई. At that time, many in India believed it was an act of wanton killing, while those in Italy believed the fears of piracy were genuine. India's efforts to assert criminal jurisdiction succeeded in national courts, with the Supreme Court ruling in 2013 that prosecuting the Marines who had been brought into Indian waters from the contiguous zone where the incident took place was solely in the Union government's jurisdiction. उस समय बहुत से लोग भारत में विश्वास कर रहे थे कि ये बेपरवाह किलिंग का मामला है, इनडिसिप्लिन्ड किलिंग का मामला है, जबकि जो इटली में थे वो ये विश्वास कर रहे थे कि पायरेसी का डर जो था वो जेन्युइन था. वो उन्होंने सोचा भी पायरेट्स हैं, मार दिया. इंडिया का जो एफर्ट था कि वो अपना क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन असर्ट करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन है, वो नेशनल कोर्ट्स में तो सफल हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी 2013 में कि उन मरीन्स का जो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा जिनको कि वहां से लाया गया था, जो कि कंटिगुअस जोन, इंडियन वाटर्स के साथ जो जुड़ा हुआ जोन है, कंटिगुअस यानी उससे जुड़ा हुआ इंडियन वाटर्स से, वहां से उनको लाया गया था जहां पे वो इंसिडेंट जो घटना घटी थी वो भारत की सरकार के जुरिस्डिक्शन में ही था केवल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी और दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में नहीं था.
However, when the NIA invoked a stringent anti-piracy law, the suppression of unlawful acts against safety of maritime navigation and fixed platforms on continental shelf act 2002, it was received with consternation in Italy. लेकिन बहरहाल जब एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने आह्वान किया एक बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पायरेसी लॉ का, ये जो लॉ का नाम लिखा है यहाँ पे 2002 की, जो कि इस आह्वान को इटली में बहुत ही गुस्से के साथ रिसीव किया गया और झुंझलाहट के साथ रिसीव किया गया. यूरोपियन नेशंस ऑब्जेक्टेड टू द ट्रायल टेकिंग प्लेस अंडर अ लॉ दैट प्रोवाइडेड फॉर द डेथ पेनल्टी. यूरोपियन नेशंस ने ऐसी लॉ के अंतर्गत ट्रायल के करने पर ऑब्जेक्शन लगाया जो कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा था. यानी ये 2002 की एक्ट जो है ये डेथ पेनल्टी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनआईए ने ये सीख किया कि हम उनको पायरेट घोषित करेंगे. द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वर ड्रॉप्ड. इस एक्ट के प्रावधानों को फिर ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि इसको नहीं यूज किया गया. बट दिस लेड टू अ सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोसिक्यूटिंग द मैटर. लेकिन मैटर को प्रोसिक्यूट करने में इससे काफी महत्वपूर्ण डिले हुआ. A lesson is that such incidents should be dealt with a combination of legally sustainable steps and diplomatic efforts to find early resolution. एक सबक यह है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं इसको डील किया जाना चाहिए, एक लीगली जो जो चल सकता है ऐसे स्टेप से डील किया जाना चाहिए और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से भी किया जाना चाहिए. दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि जल्दी सॉल्यूशन मिल सके.